नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह भाई आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आपका स्वागत है इस चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी, फटाफट से बताइए। सब भाई मौज बहार है जीवन में, तैयारी चल रही है अच्छे से। मौज अपनी जगह है, प्रिपरेशन अपनी जगह है, दिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। आप हंसिए खेलिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कोई किसी को इफेक्ट नहीं करता। तो आज हम क्या करने वाले हैं ज्योमेट्री में, तो आज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और ट्रायंगल से ही संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस प्रकार की चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इंडेक्स पे आ जाओ भाई वापस सारे। हम कहाँ पहुंच चुके हैं, ज्योमेट्री पे। अब ज्योमेट्री, उसके बाद बस एक दो चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हम श्रद्धांजलि दे देंगे अपने इस पूरे सिलेबस को। टाइप 3 में ट्रायंगल्स के सेंटर्स की बात करेंगे। अब ट्रायंगल में सेंटर क्या क्या होते हैं हम उनकी चर्चा करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है आपके सामने इन सेंटर। तो ये तो हुआ नाम की भाई इन सेंटर, लेकिन इसका मतलब क्या है आइए हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, एबीसी आपने एक ट्रायंगल बना लिया। अब ये जो आपके सामने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये और इधर ये, ठीक है, यानी कि इसके आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए। बाइसेक्टर का सिंपल सा मतलब है इस एंगल के दो बराबर टुकड़े करने वाली जो लाइन है ये यहाँ पर गई, एंगल सी को काटने वाली लाइन यहाँ पे गई। याद रखना बाइसेक्टर होने चाहिए, मतलब कि ये दोनों एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। तो इन तीनों को जब हमने ड्रॉ किया तो ये तीनों की मुलाकात होती है यहाँ पे जाके, और इसी का नाम पड़ जाता है इन सेंटर। बिल्कुल साधारण सी बात, यानी कि मैं कहूँ कि वो पॉइंट जहाँ पर क्या मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर। अब इसके ऊपर सवाल कैसे देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। ये देखें, तो अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा जाए जिसका नाम है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 प्लस इसके ऊपर कौन सा एंगल है, ये बी, तो 90 प्लस एंगल बी बाई 2। इसको हम बोलेंगे क्या, ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब है 90 में आप क्या करोगे, ये वाला एंगल इसका हाफ प्लस कर दोगे। बाई चांस मैं आपसे कहूँ कि जरा ये वाला एंगल बताइए, तो आप ये भी बता सकते हो 90 में किसका हाफ जुड़ जाएगा, सी का हाफ। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है सभी को। तो इसके अंदर एक तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। सपोज आपने इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दिया भाई, ऐसे आगे बढ़ गया, इधर से ये वाली लाइन आगे बढ़ गई। अगर हम देखें तो बाहर भी एक एंगल बन चुका है, ये आप देख पा रहे हो, ये बाहर एक एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसका हमने क्या करा, सॉरी, बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इधर इसका बाइसेक्टर। तो सपोज इनकी मुलाकात यहाँ कहीं पर हो गई जाकर। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात हो गई, तो अगर वो आपसे ये वाला एंगल पूछ ले कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, सपोज इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी यानी कि ए पी सी, इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस इसके ऊपर कौन सा एंगल है, वही है बी, तो 90 माइनस बी बाई 2। लगभग दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। ये आपको भाई जो हरा हरा है और ये जो भाई पिंक पिंक है, इन दोनों में एक सिंबल का फर्क है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये बात आपको समझ में आती है अच्छे से। तो अगर आपसे ये वाला अंदर वाला पूछे तो ये फॉर्मूला, अगर आपसे एक्सटीरियर वाला पूछे तो ये फॉर्मूला। यानी कि इन आपको इन सेंटर में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये इन सेंटर कहलाता है क्या है, और उसमें दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट में तो नहीं कोई बच्चा, पक्का पक्का क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण है जिसका नाम क्या है, सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर की भाई फॉर्मेशन कैसे होती है आइए समझते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए आपने साइड के बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि मान लीजिए कोई भी साइड है, इस पे आपने एक 90 डिग्री की लाइन भी ड्रॉ की और आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया है कि ये दोनों बराबर भी हो रहे हैं, तो ऐसी लाइनें आपने ड्रॉ करनी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई ए बी को कट करने वाली एक लाइन ये जा रही है, ये देख पा रहे हो ये वाली लाइन, तो ये लाइन जा रही है, क्लियर है यहाँ तक।
तो इसने इसको कट किया, इधर से अगर हम बात करें इसने कट किया, और इस तरफ से देखें तो इस साइड ने कट किया, तो इन सब की मुलाकात यहाँ पर हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि सरकम सेंटर का मतलब है जहां पर साइड के बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। इसमें कई बार सवाल ये भी पूछा गया है कि अगर मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा? तो ट्रायंगल के भीतर लाई करेगा। ये आप याद रखना, इन डायग्राम को भाई अपने दिमाग में बसा लो कि अगर मान लो आपके सामने ऐसा डायग्राम है तो आपका जो आपका जो सरकम सेंटर होगा वो अंदर बनेगा। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो फिर क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में हम समझ जाओ यहाँ पे कि आपके सामने जो ये हाइपोटेन्यूज है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे ये चीज़ लाई करेगी। ठीक है, बात समझ में आती है? और ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, तो मैं इसको आपका क्या कह सकता हूँ? इस सर्कल का रेडियस कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये भी आपका रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, सरकम रेडियस कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आए, कई बार इसमें सवाल पूछा जाता है भाई कि आपका जो सरकम सेंटर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करेगा? तो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करेगा ये। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब है कि कोई भी एक एंगल जब आपका क्या हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, देखें तो ये वाला एंगल आपका क्या है? 90 से ज़्यादा। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि सरकम सेंटर कहाँ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो ये लाइन है, सबसे जो बड़ी लाइन है, इसके अपोजिट, या फिर आप कह सकते हो कि आप इस वर्टेक्स के अपोजिट लाई करेगा। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यानी कि आप कह सकते हो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। इसमें कहाँ लाई करेगा? हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। एक्यूट एंगल में कहाँ लाई करेगा? तो भाई ट्रायंगल के अंदर। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक बात समझना, जो ये वाला रेडियस होता है इसको तो हम बोलते हैं क्या? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। और जो आप पिछले क्वेश्चन में आप कर रहे थे जैसे कि ये, तो यहाँ पर अगर आप सर्कल देख पा रहे हो ये येलो कलर का, तो इसका भी तो ये रेडियस है। इधर से आप मेजर करो, चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, इसको हम बोलते हैं स्मॉल आर, और इसका नाम है क्या? इन रेडियस। ठीक है, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस कहलाएगा। और इसके अंदर क्या होगा? ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है रेडियस है, इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी? इन रेडियस और सरकम रेडियस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखना, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में क्या होता है? यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर आता है और सामने वाले पे जाके 90, जिसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, वो यहाँ इस वर्टेक्स से निकला सामने वाले पे, इस वर्टेक्स से निकला यहाँ पर, इस वर्टेक्स से निकला यहाँ पे, इनकी मुलाकात कहाँ पर हो गई? इस वाले पॉइंट पर हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है? अंदर लाई करेगा। लेकिन यही ऑर्थो सेंटर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो कहाँ लाई करेगा? तो जहां पर भाई आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी पॉइंट पे जाके आपका ये लाई करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये कहलाएगा। दोनों जो अल्टीट्यूड हैं ये वाले और ये वाले, इनका जो ये मुलाकात जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। और अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक एंगल आपका 90 से ज़्यादा है, तब आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करेगा? अपोजिट टू द वर्टेक्स, यानी कि आपके ऑब्ट्यूज एंगल के जस्ट पीछे लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आई आपके सामने? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? सामान्य जानकारी इसमें यही होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। हाँ, इसमें एक बात आपको, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कहने का मतलब है कि जो एंगल ए है प्लस एंगल बी एच से, एंगल बी एच से, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? इन दोनों का जो सम होगा
वो आपका 180 डिग्री होगा। ये हमें पता लगाना था। क्या ये बात समझ में आई आपको? इसके अंदर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। ठीक है जी। अब आ जाओ सेंट्रोइड। ये चौथा सेंटर आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? जहां पर भी मीडियन मीडियन जहां पर मीडियन की मुलाकात होती है उसको हम बोलते हैं क्या? जहां पर उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। एक बात देखना जरा, यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की और सामने वाली साइड से जाकर ये लाइन मिल गई। सामने वाली साइड से ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हो गए। ये वाली साइड क्या हो गई? बराबर डिवाइड हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मीडियन है, तभी ये सामने वाली साइड जो है बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने यहाँ से ड्रॉ किया तब भी जाके ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो ये आपका एक मीडियन। तो जहां पर भी ये पॉइंट मिलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या? सेंट्रोइड। ये आपका सेंट्रोइड कहलाता है। क्या ये बात भी समझ में आती है? अब यहाँ पे एक बात समझना, इस सेंट्रोइड के अगर आप देखते हैं तो इस सेंट्रोइड के दो हिस्से बनते हैं। इस सेंट्रोइड के एक ऊपर का पोर्शन और एक सेंट्रोइड के नीचे का पोर्शन। ठीक है, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होते हैं। इसमें होते हैं 2:1 में डिवाइड होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो सेंट्रोइड से ऊपर का हिस्सा, जो वर्टेक्स की साइड वाला हिस्सा, ये डबल होता है, और जो साइड वाला होता है ये 1 होता है, यानी कि 2:1 में डिवाइड होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब भी ये अंदर ही रहेगा, एक्यूट एंगल है तब भी ये अंदर ही रहेगा, और अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूज है तब भी ये क्या रहेगा? अंदर रहेगा। तो आप ये यहाँ से बस एक तो ये याद रखना कि पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने याद रखनी है। तो सेंट्रोइड वाले केस में आपने ये 2:1 याद रखना है। इससे पहले जो आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था उसमें आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि इन दोनों का सम 180 होगा। इससे पहले भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये वाला, कि भाई इसमें यहाँ पर लाई करेगा, और ज़्यादा कुछ आपने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अब आपने एक चीज़, इन सब में कॉमन सी चीज़ समझना, एक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मान लीजिए एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कि तीनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तीनों साइड बराबर हो जाए। ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर जो आपने चारों पॉइंटों की बात की थी वो सभी के सभी पॉइंट एक ही जगह पर जाके मिलते हैं। उन सब की मुलाकात एक ही जगह पर होती है। ठीक है, जैसे कि हमने इधर से ड्रॉ किया, इधर से ड्रॉ किया, इधर से ड्रॉ किया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, और यही सेंट्रोइड है। 4 सेंटर की मैंने बात की आपसे। तो इन सब की मुलाकात एक ही जगह होती है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो सपोज भाई आपका ये सर्कल जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका स्मॉल आर। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे एक बाहर सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप कहोगे ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा टेढ़ा मेरा, भाई मैं अपनी ड्राइंग नहीं बना रहा असली वाली, ठीक है, कहीं आप ऐसा ना हो कि घबरा जाओ। तो ये आप देख पा रहे हो, इससे ऊपर जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या? सरकम रेडियस। तो आपका एक कैप बड़े वाला रेडियस, एक छोटे वाला रेडियस। ठीक है, क्या होता है? इन दोनों की जो रेशो होती है वो 2:1 कहाँ पर होती है? अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि इन स्मॉल आर और कैपिटल आर में हमेशा एक रिलेशन होता है डबल का, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही जनरली देखा जाता है कि आपके पास जो कैपिटल है, ये कैपिटल आर है, इसका डबल होता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है अच्छे से? पक्का पक्का? कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी? ठीक है, कोई यहाँ तक परेशान तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसमें आपने इतनी बात याद रखनी है, रह जाएगी बात। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट एक जगह जाके मिलते हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है? 2:1 का। ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। तो इन्होंने कहा आपसे सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, कॉन्साइड, एक ही जगह पर कौन सी ट्रायंगल मिलते हैं? ये लो भाई, एक ही सेकंड में सवाल ढेर हो गया, कोई भी मुश्किल काम नहीं था। उम्मीद है आपने बड़े प्यार से सवाल किया होगा। एक छोटा सा फैक्ट था, जिस बच्चे को पता होगा वो बड़े प्यार से अटेम्प्ट भी कर लेगा। इसने क्या कहा? आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपने एक ट्रायंगल बनानी है,
ठीक है, आपने एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, ए बी सी, इसने कहा आई जो है वो इसका इन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर हमने आई, कुछ ये नहीं कहा ना एक्सटर्नल है या इंटरनल है, तो आप इंटरनल ही मानेंगे। और इसने कहा ये वाली वैल्यू 60 है, तो जरा बताओ बी आई सी इसका मान क्या होगा। तो आप जानते हो 90 जमा इसका हाफ क्या होगा 23। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर 120 आ गया, यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है अच्छे से? पक्का पक्का क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, इसने क्या कहा, ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी और सी के समद्विभाजक, बिल्कुल वही बात कह रहा है आपसे। इसने कहा, डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है, आपके सामने ये डायग्राम था। इसने क्या कहा, बी मान लीजिए ये है और इसका नाम मैंने रखा सी, ठीक है, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, ओ बिंदु पे। तो इधर से ये और इधर से ये, इन दोनों की मुलाकात हो गई ओ पे। तो आपको पता लगाना है कि बी ओ सी की वैल्यू क्या रही होगी, ये ढूंढ कर लाइए। आप जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस इसके ऊपर जो ये पॉइंट है इसका हाफ, इस एंगल का हाफ। तो 90 जमा ए बटे 2, बी ऑप्शन मेरा सही होगा। यही काम करना। क्या आपको ये चीज़ समझ में आती है? सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने अप्लाई करना है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें है नहीं। आइए इसने क्या कहा देखो जरा, एक त्रिभुज है ए बी सी, और पहले तो मैं ए बी सी एक त्रिभुज बना लूँ। अब इसने क्या कहा, ए बी ए सी को, यानी कि एक तरफ ये ए बी और एक तरफ ये सी, ए बी ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया। तो ए बी को आपने इधर बढ़ा दिया पी तक, और आपने इसको इधर बढ़ा दिया क्यू तक, ठीक है। इसने कहा कोण पी बी से ये है, कोण क्यू सी बी ये है। आपने क्या किया, इनके समद्विभाजक यानी कि इसका बाइसेक्टर आपने इधर ड्रॉ किया, इसका बाइसेक्टर आपने इधर ड्रॉ किया, ठीक है। ओ बिंदु पर काटते हैं, ठीक है, ओ बिंदु पर काटते हैं। तो बी ओ सी का मान क्या होगा, बी ओ सी का मान क्या होगा, आपने ये वाला पता लगाना, ठीक है। आइए समझते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर एंगल बाहर कट जाए तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला होगा, तो स्ट्रेट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 90 माइनस, अब ये वाला है तो इसके ऊपर एंगल कौन सा है, ए, तो 90 माइनस ए बाई 2 स्ट्रेट फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपसे भाई सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और बड़े प्यार से आप उनका आंसर दे सकते। लो ये बता दो भाई जरा, मुझे तो नहीं लगता इसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, इससे आसान सवाल तो धरती पे क्या ही होगा। इसने आपसे सारी चीज़ें बताई और क्या क्या कहा कि ये आपका 44 है, ठीक है। बी ओ सी का मान क्या होगा, ये वाला एंगल आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता लगाना है। हमने ये कहा भाई ये एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं, 90 माइनस इसका हाफ क्या होगा 22। तो 90 में से अगर मैं एंगल सी बी डी ए 40 है, तो अच्छा अच्छा ए 40 है भाई, 44 नहीं है, 40 है। तो अगर 40 है तो ये क्या हो जाएगा 20, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 70। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है जी। क्या ये बात अच्छे से समझ में आती है आपको? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कहा गया, कह रहा है भाई इस फिगर में ए की वैल्यू तो है 80, बी की वैल्यू इसने कह दी कितनी है 60, बी की वैल्यू 60 है, सी की वैल्यू 2x, और ये हमने डिवाइड कर दिया x और x में, ये एंगल आपका y है और इसने इसको बाइसेक्ट किया, तो x और y की वैल्यू देखो भाई, अगर ये 60 है तो मैं कह सकता हूँ इधर ये 30 होगा और इधर ये 30 होगा। ये बात समझ में आती है आपको अच्छे से, ये 30 और 30 में बढ़ जाएगा। x और y का मान क्या होगा पता लगाइए। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि अगर ये 80 है तो क्या आप ये वाला एंगल बड़े प्यार से बता सकते हो, 90 जमा इसका हाफ क्या होगा
तो 9 और 4 यानी कि 90 और 40 का मतलब 130। y की वैल्यू 130 और वो मुझे बस यहीं देखने को मिल रहा है, यही मेरा आंसर है। अन्यथा आप वैसे भी बता सकते हैं, अगर ये वाला एंगल 130 है, ये वाला 30 है, तो 160 हो गया। तो ये बचा कितने का? तो ये वाला एंगल आपका बच गया 20 का। 20 हमारा सही सही जवाब हो जाएगा। आती है बात समझ में यहाँ तक? तो हमें ये काम करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है, मतलब अच्छे कैटेगरी का सवाल है। आइए देखें कैसे करेंगे हम इसे। इसने का एक ट्रायंगल है, ये है आपका भाई क्या, अल्टीट्यूड, और ये है आपका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसने क्या कहा कि आपके सामने जो ये अल्टीट्यूड है और ये बाइसेक्टर, इनके बीच का ये एंगल निकालो। इसकी भाई बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक। क्या है? तो इस ट्रिक का निकालने का तरीका है, आपके सामने जो इस साइड में दो एंगल गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस 65 माइनस 30 डिवाइड बाई 2। तो इसमें से मैंने घटाया तो क्या आ गया, 35/2। और 35/2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 17.5। मतलब कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? 17.5। कोई है इसमें डाउट तो बता सकते हो, अन्यथा आगे बढ़ें। हाँ जी बताइए जरा, कोई परेशानी, कोई डाउट? सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कहा गया। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी। हमने कोई ट्रायंगल बना ली ए बी सी। ये लो भाई आपके सामने ए बी सी, मीडियन बी ई, यानी कि हमने क्या किया, ये है मीडियन बी ई। इसने ए सी को कट किया कहाँ पे, ई पे। बी जी जो है वो 6 है। जी क्या है, सेंट्रोइड। अगर ये मीडियन है तो सेंट्रोइड तो इसके ऊपर ही होगा ना भाई, यहाँ पर। तो ये हमने जी यहाँ पर लिख दिया, सेंट्रोइड। कह रहा है बी ई का मान बताओ, यानी कि इस पूरे की लेंथ क्या होगी। अब तुम एक बात बताओ, मैंने आज ही तो बताई है तुम्हें ये बात। इसने कहा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है। आपको पता है ना, ये सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में बांटता है। अब 2 की वैल्यू अगर 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या 3 के बराबर होगी? हाँ, तो 6 ये और 3 ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी कि मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। और यही मेरा आंसर है, यही भाई इस सवाल का आंसर है, और बिल्कुल सही आंसर। और छोटा सवाल तो देख लो, कुछ भी ज़्यादा पंगे नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल ही भाई देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, पर आप भाई मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता होंगी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के आप समावेश से भाई एक अच्छा सवाल, एक बड़ा सवाल तैयार होता है। इसने क्या कहा, कह रहा भाई लेंथ ऑफ टू साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल आर 6 एंड 8, द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस पूछा गया। सबसे पहले तो मैंने भाई आपसे कहा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसने कहा एक साइड आपकी 6 है, एक साइड आपकी 8 है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस से आप कहोगे 6 है 8 है, तो ये क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कोई डाउट की बात नहीं है। कह रहा परित्रिज्या, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो इन दोनों का सरकम रेडियस होता है, या फिर आप कह सकते हो सरकम सेंटर होता है, वो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाई करते हैं। ये आपका सरकम रेडियस है, ठीक। तो ये क्या आप कह सकते हो, ये भाई 5 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके रेडियस ही तो होते हैं, ठीक है। बस खत्म। इसने पूछा था सरकम रेडियस क्या होगा, तो इसका हाफ कर देंगे। 5 मेरा बिल्कुल सही जवाब। इससे आसान क्या होगा? छोटे छोटे लॉजिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आपका सवाल भाई ऐसे हो जाएगा। इतना सा काम है, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 10 देखिए, इन्होंने क्या कहा। कह रहा है जी इज द सेंट्रोइड एंड ए डी बी अ मीडियन विद द लेंथ 12 सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ए जी क्या होगा। जी इज द सेंट्रोइड। बनाओ भाई, एक ट्रायंगल बनाओ। ए डी इज द मीडियन। ओके, अरे
येलो पेन। AD इज द मीडियन। अगर हम ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC, तो AD क्या है, एक मीडियन है, बना दिया। लेंथ जिसकी कितनी है 12, हमें AG पता लगाना। अब एक बात देखो, G तो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर होगा। इस पूरे की लेंथ इन्होंने कही 12 है, और हमें पता है ये 2:1 में डिवाइड होता है। तो 2:1 में डिवाइड होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस 12 को अगर मैं 2:1 में बांटता हूँ तो ये कितना कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि AG का मान कितना हो जाएगा 8। बताओ कोई डाउट इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 देखो भाई, इसने क्या कहा। सवाल नंबर 11 में ये कह रहा है, इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई, ठीक है। अब इसने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने कहा AB, ठीक है। इन रेडियस जो है वो इसका 3 है, और आपसे पूछा गया है कि मीडियन की लेंथ क्या होगी। आपको पता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सपोज मान लीजिए सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है, यही इन सेंटर है, यही इन रेडियस है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, सेंट्रोइड से ऊपर वाला पोर्शन आपका 2:1 होता है, और आपको ये भी पता है कि इस ऊपर वाले को हम कैपिटल R कह सकते हैं और नीचे वाले को स्मॉल r कह सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ये बात कह सकते हैं कि इससे ऊपर आपका सरकम रेडियस, इससे नीचे इन रेडियस होता है। अब इस ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है, तो भाई सिंपल सी बात है, इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 और 3, आप कहोगे 9 सेंटीमीटर। भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भाई इसी रफ्तार के साथ चीज़ें सोल्व करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें आपसे बताई नहीं जा रही, बड़ी आसान आसान सी चीज़ डिस्कस हो रही हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आ रही है बातें? चलिए सवाल नंबर 12, जल्दी से बताओ भाई। मैं अभी पानी पी लूँ, मैं अभी पानी पी के फिर देखो भाई जरा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। एक त्रिभुज, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज बनाया आपने, ये, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, नामकरण कर देते हैं AB। अब इन्होंने कहा कि दो माध्यिका, एक AD और दूसरा है BE। एक दूसरे को इसने G पर कट किया यहाँ पर, ठीक है। AD की वैल्यू 9 है, इस पूरे की वैल्यू क्या है 9 है। अगर इस पूरे की वैल्यू 9 है, तो मैं कह सकता हूँ 2:1 में तो हमें बांटना ही होता है। जो सेंट्रोइड होता है, जहाँ पे मीडियन कट करते हैं, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। उससे ऊपर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं 2 और नीचे वाले को 1, यानी कि 2:1। अब इसने कहा पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 9 है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसे अगर बांट देता हूँ, तो क्या आप कह सकते हो ये 6 है और ये नीचे वाली वैल्यू 3 है। ये बात क्लियर है? फिर इसने कहा BE, यानी कि ये जो दूसरी लाइन है BE, इसकी लंबाई 6 है। अगर आप इसे भी 2:1 में बांटते हो, तो क्या कह सकता हूँ ये 4 है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा था कि जो लाइनें हैं AD और B एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं समकोण पे, तो ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। पाइथागोरस से आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू पाइथागोरस लगा दो। 3 में और 4 में, 3 और 4 का पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। यानी कि आपसे BD की लंबाई पूछ रहा था, ये कितनी हो जाएगी 5। काफ़ी खूबसूरत सवाल, काफ़ी बेहतरीन चीज़ थी इसमें, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई परेशानी? एक क्विक रिवीजन चल रही है भाई आपकी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जाके एक बार चीज़ों को रिकॉल कर सकें, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13 पे। तो इन्होंने क्या कहा, यार ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है
ए इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल, ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर, बी ओ सी। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब कोई ट्रायंगल आती है, मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है ये, और ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है, अल्टीट्यूड, इधर से आया ये, इधर से आया ये, इधर से आया, तो इन दोनों एंगल का जो जोड़ होता है वो आपका कितना होता है, 180। अब इसने क्या कहा, एक एंगल आपका 54 का है, और ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि एक एंगल आपका जो बी ओ सी और प्लस एंगल आपका बी ए सी, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 54 है, तो बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता लगाना है। तो एंगल बी ए सी क्या होगा, ये उस तरफ ले जाकर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो आप कह सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 126। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का पक्का, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ भाई एक नई सिमिलैरिटी जिसका नाम है ट्रायंगल की सिमिलैरिटी। काफ़ी सवाल बनते हैं इस पे। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स की बात करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो आप क्या करेंगे। देखो भाई जरा, सिमिलैरिटी का साधारण सा मतलब होता है वो ट्रायंगल जो दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, बिल्कुल बराबर हो या ना हो लेकिन दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, सपोज मैं आपसे नॉर्मल एक डायग्राम की बात करता हूँ। मैं कहूँ कि ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो बिल्कुल आप इन्हें कह सकते हो दोनों आपस में सिमिलर है, दिखने में एक जैसे हैं। तो ये सिमिलैरिटी का मतलब होता है। अब इन्होंने आपसे क्या कहा, जिनकी शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है, और लेकिन उनका साइज सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी शेप दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाला कोरस्पॉन्डिंग है इसके, सॉरी इसके, और ये वाला हो जाएगा इसके। मतलब कि कोई ना कोई एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, उसको हम कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें तो जेड जेड के बराबर इसके है, तो एक्स वाला किसके बराबर हो जाएगा, फिर इसके बराबर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई उसके अलावा साइड्स की अगर मैं रेशो निकालूं तो बराबर होना चाहिए। की रेशो का मतलब जैसे कि हमने कहा ए, तो इधर हमने क्या ले लिया, पी। ठीक है, क्योंकि देखो x के सामने कौन सी साइड आ रही है, a, और इधर x के सामने कौन सी साइड आ रही है, p, तो a का कोरस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा, p कहलाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे c दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपने c लेना है। अब एंगल x बराबर है तो x के सामने वाली साइड a है, इधर x के सामने p है, तो इनकी रेशो आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, ऐसे हम दूसरी चीज पे आते हैं। y के सामने क्या है आपका b, और इधर y के सामने क्या है, q, तो b बाई क्यू इक्वल होगा। ऐसे ही आप तीसरी साइड देखिए z वाली, z के सामने क्या है, c, और इधर z के सामने क्या है, r, तो c अपॉन r बराबर हो जाएगा। क्या ये भी बात समझ में आती है? ठीक है, अब ये कह रहा है जरा ये बताओ, टू टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल। अब जब भी कभी आपको चेक करना हो कि सिमिलर है भी नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी भी दो ट्रायंगल जब आएंगी तो अगर मान लीजिए उसमें अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल। अगर तीन साइड आपकी मान लीजिए आपस में सेम रेशो में है, मैं ये नहीं कह रहा बराबर होने चाहिए, तीनों साइड की रेशो, जैसे कि ये है तीनों साइड की रेशो, अगर तीनों साइड की रेशो इक्वल है तो इसे हम बोलते हैं क्या, सिमिलर। तब भी आप बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए दो साइड की रेशो और एक एंगल बराबर है, तब भी आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है। बात समझ में आई आपको अच्छे से? या तो आप दो एंगल बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप मान लीजिए तीनों साइड की रेशो बराबर दिखा दो, या फिर दो साइड और एक एंगल, ये आप दिखा दीजिए, दो साइड की रेशो बराबर है, एक एंगल बराबर है, तब भी आप सिमिलर बोल सकते हो। ये बात भी समझ में आती है अच्छे से? पक्का पक्का, कोई परेशानी कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब इसके अंदर सिमिलैरिटी के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आओ जरा क्या है वो बातें। अब चलो मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है, मैं बना ही देता हूँ ट्रायंगल भी। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं इधर। इसका नाम सपोज ए बी सी है।
इसका नाम मैंने रखा PQR, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए सिमिलर है। अब सिमिलर को आप प्रेजेंट कैसे करते हो, तो ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसके, PQR के। ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। जब भी कभी ट्रायंगल अगर आपने सिमिलर दिखा दी तो क्या क्या कंक्लूजन आपने याद रखने हैं। एक तो जो इनका एरिया की जो रेशो होगी, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, ये बराबर होगा। इनकी साइड देखिए क्या है, AB, इसका स्क्वायर, और इसके कोरस्पोंडेंस से मान लीजिए PQ है तो इसका स्क्वायर बराबर होगा। ऐसे ही मान लीजिए BC और QR आपस में सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ BC का स्क्वायर अपॉन में QR का स्क्वायर। ऐसे ही आपसे कहूँ AC का स्क्वायर और इधर आपका PR का स्क्वायर, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रेशोज को आप क्या कह सकते हो, आपस में इक्वल माने जाएंगे। पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके जो पेरीमीटर की रेशो है, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर मैं इनके पेरीमीटर की बात करूँ तो बराबर किसके होगा, तो इनके साइड्स की रेशो के बराबर होगा, AB PQ, उसके बाद AC और PR और BC और QR, ये आपस में इक्वल होंगे। क्या ये बात भी समझ में आती है आपको, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये किसके बराबर हो सकते हैं भाई, उसके अलावा आप कह सकते हो, मान लो मैंने यहाँ से कोई मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मीडियन, जैसे कि ये इसका नाम M1, इसका नाम M2, तो ये मीडियन की रेशो के बराबर भी होंगे। ये भी बात आपने याद रखनी। क्लियर है यहाँ तक की बातें, पक्का। एक आपने प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, मैं वो भी समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल बनाता हूँ पहले तो मैं साइड में, ठीक है। तो हमने कहा PQR नाम से एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। मैंने इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, जिसका नाम हमने रख दिया DE रख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक ट्रायंगल है PQR, उसके सामने मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी DE। अब यहाँ पे एक रूल याद रखना कि आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है PD अपॉन में DQ बराबर होगा किसके, PE अपॉन में ER, ये आपस में इक्वल होंगे। इनकी रेशो आपस में इक्वल माने जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये छोटी ट्रायंगल की साइड यानी कि PD और अपॉन में बड़े वाले की यानी कि PQ, ये मैं सिमिलैरिटी के पॉइंट से दिखाता हूँ। इसको तो हम बोलते हैं BPT थ्योरम, यानी कि ये जो लाइन डिवाइड कर रही है इसको दो हिस्सों में, तो इनकी जो रेशो होती है ये आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ कि छोटी ट्रायंगल का PD और बड़े वाले का PQ, ऐसे ही छोटे वाले में PE और बड़े वाले में PR, फिर ऐसे ही इसके में DE और बड़े वाले में हो जाएगा QR, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये बात अच्छे से समझ में आती है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, ताकि अब सवाल को आप कर पाएँ, क्योंकि मेन मुद्दा तो हमारा यही है। इसने कहा कि अगर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशो 9:16, अगर मान लो कि जो एरिया है वो दे रखा आपको 9:16, तो आप जरा ये बता दो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी। यानी कि अगर मुझे अपने एरिया से किस पे जाना हो, साइड की रेशो पे जाना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको एरिया से साइड पे जाना हो तो क्या करेंगे, आओ जरा फॉर्मूला देखो। अगर आप एरिया की रेशो निकालना चाहते हो तो आप साइड का स्क्वायर करते हो, और अगर मैं कहूँ कि मुझे एरिया दे रखा है और साइड निकालनी है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर मान लीजिए मैं, ये एरिया की रेशो है A1 A2, ये आपका 9:16, पर मैं तो साइड की रेशो जानना चाहता हूँ, साइड मतलब स्मॉल A1 A2, तो मुझे इनका रूट करना होगा। मतलब कि क्या हो जाएगा 3:4, यानी कि मेरा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये मेरा आंसर। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अगला देखो इन्होंने क्या कहा
कह रहा है भाई कि अगर मान लीजिए साइड की रेशो है 1:3, अगर साइड की रेशो मान लीजिए आपकी 1:3 है, तो आप मुझे ये बताओ अल्टीट्यूड की रेशो क्या होगी। आओ फॉर्मूला देखो, आपको मैंने लिखा था पेरीमीटर किसके बराबर, साइड की रेशो, और किसके बराबर भाई, आपके मीडियन के बराबर। और मान लीजिए मीडियन की जगह अल्टीट्यूड गिवन होता तब भी ये रेशो क्या होती, बराबर होती। तो ये कोई भी चीज़ बोले आपके पास इक्वल ही रहेगा। अब इसने क्या कहा कि भाई जो साइड की रेशो 1:3 है, तो जरा बताना उनके परपेंड अल्टीट्यूड की रेशो क्या होगी। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, 1:3 मार्क कर देना है, बस इतना सा काम है, और कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं। आओ जरा ये सवाल है बढ़िया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आइए जरा इसे सिंपलीफाई करते हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई गई जिसका नाम रखा गया ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसने कहा कि P जो है वो ए पी पे कोई पॉइंट, ए बी पे कोई पॉइंट है P। फिर क्या कह रहा है, ए सी पी, ए सी पी ये एंगल किसके बराबर है, तो ये बराबर है एंगल बी के, ये इसके बराबर है। अब ये कह रहा है कि जो ए सी है वो 9 है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो 9 है। सी पी की वैल्यू 12 है, यानी कि ये वाली साइड 12 है। फिर क्या कह रहा है, बी सी की वैल्यू 15 है, यानी कि इसकी वैल्यू 15 है। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी, इतना काम आपने करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब हमें क्या करना है आइए समझते हैं, ए पी की वैल्यू पता लगानी। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे ढूंढते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने ये छोटे वाली ले ली, एक छोटी ट्रायंगल ले ली, और एक मैंने कहा बड़े वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखो भाई छोटी ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है और बड़े वाले में भी ये कॉमन है, तो एक एंगल तो बराबर हो गया। फिर छोटी वाले में ये एंगल और बड़े वाले में ये एंगल, तो आपने दो एंगल बराबर दिखा दिए। इसका मतलब ये जो मैंने शेड किया ये ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो मैं इनकी साइड की रेशो ले सकता हूँ। साइड की रेशो कैसे लेंगे देखें जरा, ये एंगल बराबर है तो इस छोटे वाले के सामने क्या है, सी पी, और इसी एंगल के सामने बड़ी वाली साइड क्या लोगे आप, बी से। ये हमने ले लिया। फिर हमने कहा ये एंगल भी बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, इसके, तो इसके अपोजिट में क्या है, ए पी, और इसके अपोजिट में क्या है बड़े वाली ट्रायंगल में, तो आप कहोगे ए सी। ये हमने लिख लिया। सी पी की वैल्यू कितनी है, तो सी पी की वैल्यू है 12। बी सी की वैल्यू क्या है, तो ये है 15। ए पी की वैल्यू कितनी है, तो ए पी वैल्यू हमें नहीं पता, पता लगानी है हमें। और क्या था, ए सी, ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान आपके सामने है 9। बस सिंपलीफाई कर लो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 ए पी बराबर है कितने के, 36 के। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी क्या, 7.2। 5 से मैंने इसको भाग कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7.2। डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको कोई डाउट है, डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सवाल नंबर 17 देखिए भाई क्या कुछ कहा गया। ये आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, याद आया मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें समझाया था कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है वैल्यूज़, इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कहोगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, इसकी करेंगे तो भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इससे ये कट हो जाएगा। इसको मैं लेफ्ट में लेके आया तो ये रह जाएगा 3x और सामने 4 है, x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरा आंसर। क्या कोई बच्चा है भाई, कोई विद्यार्थी जो में कोई दिक्कत आ रही हो? ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। कह रहा है भाई दिए गए चित्र में ए बी इसके पैरेलल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है पी बी की लेंथ बता दो, पी बी की लेंथ, यानी कि ये ढूंढ के लाना है। देखो भाई जरा,
छोटी ट्रायंगल में ये 4 है, तो बड़ी ट्रायंगल में आप देख सकते हो क्या है, 8 है। तो हमने कहा छोटी ट्रायंगल का अगर हम 4 लेते हैं तो बड़ी ट्रायंगल का 8 लेना पड़ेगा। फिर मैं इधर गया, छोटी ट्रायंगल का अगर हमें पी बी लेना होगा तो बड़ी ट्रायंगल की हमें ये पूरी साइड लेनी होगी, जिसके सवाल की वैल्यू को इसने 5 का नाम दिया है। तो अब जरा बताइए पी बी की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे इससे ये कट गया, फिर पी बी को यहीं रखा, 5 को इधर भेज देंगे तो 5/2 क्या हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा 2.5, यानी कि पी बी की वैल्यू हो जाएगी 2.5, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ये मेरा आंसर। आया मज़ा? पक्का पक्का? कोई डाउट, कोई परेशानी? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो। ओके, इन्होंने कहा कि भाई दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये आपस में क्या सिमिलर हैं, और इसने कहा कि ए बी 10 है, डी ई 8 है। मान लीजिए दो ट्रायंगल आप बनाते हैं, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। ए बी कितना है 10, डी ई कितना है तो 8। तो ये कह रहा है रेशो बताओ जरा, ए बी सी और डी ई एफ की एरियाज की रेशो बताओ, ये सिमिलर हैं। अगर मान लीजिए सिमिलर हैं तो इनके एरियाज की रेशो क्या होगी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, तो इनके साइड के स्क्वेयर के बराबर होगा। यानी कि आप कहोगे 10 का स्क्वेयर और 8 का स्क्वेयर, यानी कि 100/64। और अगर मैं इसे कट कर दूं 4 की टेबल से तो ये 25 हो जाएगा, और 4 की टेबल से ये 16, यानी कि 25/16। ये मेरा सही सही जवाब आ जाएगा, और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा आपके। अगला देखो, चलते जाओ, बस तुम रुकना मत, ठीक है, अंत तक बने रहना हमारे साथ। एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, बना दी सर, आगे अगला स्टेप बताओ। अब पी क्यू को ड्रॉ करो, इसके पैरेलल हमने कहा ड्रॉ कर लिया। ए पी और पी बी, यानी कि ये 1 है ये 2 है, इनकी रेशो क्या हो जाएगी 1:2। ए क्यू की वैल्यू इसने कह दी कि इसकी वैल्यू 3 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी ये आपने पता लगाना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब एक चीज देखना भाई, पूरे की वैल्यू अगर ये हिस्सा 1 है, नीचे वाला हिस्सा 2 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरा हिस्सा 3 है रेशो में? एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट तो बस मुझे इसी के बारे में पता है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब 1 की वैल्यू, ये भी तो वही रेशो होगी ना, 1 और पूरी वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे जो रेशो इधर है वही रेशो तो उधर रहेगी। ये है 1 पूरा 3, ये है 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो इस पूरे की वैल्यू यानी कि 3 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 9 सेंटीमीटर। यही मेरा सही सही जवाब होगा। बताइए क्या ये बात समझ में आती है? हाँ जी, किसी को कोई आपत्ति हो तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं। सवाल नंबर 21, दो त्रिभुज हैं जिनका परिमाप दे रखा है, आइए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ये इन्होंने कहा कि भाई 36 और 24 है। अब इसने कहा पी क्यू, पी क्यू का मतलब नीचे वाली ट्रायंगल इसकी साइड है 9, और हमें ए भी पता लगाना है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, हमने कहा 27/2 बराबर ए बी। 27 को 2 से भाग किया तो आंसर क्या आ गया 13.5। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13.5, यानी कि मेरा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काम आपने करना। कोई भी डाउट है इसमें किसी भी प्रकार का, छोटा मोटा कोई? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पक्का पक्का क्लियर है। इसमें बताओ भाई क्या होगा, इसने क्या कहा आपसे, बीपी जो है वो 3 गुना है एपी का, बीपी यानी कि जो ये वाली वैल्यू है वो इसका 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये रेशो 3 है, तो सेम इधर भी वही होगा, ये 1 है तो 3 है। अब इसने कहा बीसी की वैल्यू 36 है, बीसी मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड जो है वो क्या है 36 सेंटीमीटर। तो
तो आपको तो पता ही है कि ये वाली रेशो तो एक ही रही होगी। अगर ये 1 3 है तो मैं कह सकता हूँ बड़े वाली साइड जो रही होगी वो 4 रही होगी। ये 1 है, नीचे 3 है, तो ये पूरी साइड क्या मानी जाएगी, 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये नीचे वाली वैल्यू भी 4 होगी, क्योंकि ये बड़े वाली ट्रायंगल की साइड है। अब 4 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 9 होगी, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कह सकते हैं भाई कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है, यही पूछा गया था, ए ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे हलवा सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भंडारे में भी ये हलवा नहीं मिलेगा, ये इतना आसान है। ये है भाई आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो भी बच्चे अंत तक जुड़े हुए हैं भाई, डेफिनेटली बहुत बहुत आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। तो आज की क्लास में भाई यही था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो आज भाई इतना ही है। अभी हमारे पास सर्कल बचता है, क्वाड्रिलेटरल बचता है, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए तो भाई ख्याल रखें अपना। और जिस बच्चा भाई जिसको भी अच्छी लगी हो वीडियो, ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कोई व्यक्ति नया जुड़ा हुआ है हमारे साथ, ताकि अपडेट मिलते रहे आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।